नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 11वीं विषय हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं पाठ मियां नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। तो देखो, ये जो मियां नसरुद्दीन पाठ है ये एनसीईआरटी की बुक है। तो एनसीईआरटी की बुक सीबीएसई बोर्ड में चलती है, एमपी बोर्ड में चलती है, और जिन जिन राज्यों में एनसीईआरटी की बुक चलती है कक्षा 11वीं में हिंदी विषय के अंतर्गत, उन सब के लिए ये पाठ कैसा है, महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस पाठ में प्रश्नोत्तर लेकर आए, यानी जो पुस्तक के अंत में प्रश्नोत्तर दिए सिर्फ वही प्रश्नोत्तर लेकर आए सरल भाषा में। तो चलो फिर शुरू करते हैं। पाठ है मियां नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती। और प्रश्न उत्तर, अब ये प्रश्नोत्तर कौन से हैं? जो प्रश्न पाठ के अंत में दिए हैं उन्हीं के उत्तर हैं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो देखो, पहला दिया है पाठ के साथ, यानी इस तरह से हेडिंग डली है कि पाठ के साथ कौन कौन से हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 1, मियां नसरुद्दीन को नवाब नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? यानी जो मियां नसरुद्दीन हैं उन्हें नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया? पहले तो नानबाई समझ लो क्या होता है। नानबाई होता है तंदूरी रोटी, यानी तंदूरी रोटी बनाने का मसीहा क्यों कहा गया, ऐसे समझ लो। ठीक है। तो अब आता है आपका उत्तर, इसका किस प्रकार से लिखेंगे हम। तो इस उत्तर इसका इस प्रकार से रहेगा, नानबाइयों कई तरह की रोटी बनाने बेचने का काम करने वालों को कहते हैं, है ना। यानी जो कई तरह की क्या रोटियां बना लेते हैं और बेचते भी हैं। लेखिका कृष्णा सोबती मियां नसरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा कहती हैं। यानी जो कृष्ण लेखिका है उसने मियां नसरुद्दीन को क्या कहा है? नानबाइयों का मसीहा, यानी तंदूर से रोटी बनाने वाला का मसीहा। अब क्यों कहा? क्योंकि वे 56 तरह की रोटियां बनाने में कुशल थे। मियां नसरुद्दीन खानदानी नानबाई थे, यानी वो 56 तरह की तंदूरी रोटी बना लेते थे। और वो क्या, खानदानी नानबाई थी, यानी उनका खानदान में नानबाई का काम होता था, अर्थात तंदूरी रोटी बनाने का काम चलता था। उनके पिता बरकत शाही नानबाई और दादा आला नानबाई मियां कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी जो उनके पिता थे वो बरकत शाही नानबाई और जो दादा थे आला नानबाई मियां कल्लन के नाम से प्रसिद्ध थे। यानी ये दोनों, उसके पिताजी और दादा दोनों ही क्या करते थे, तंदूरी रोटी अपना बनाते थे, पुश्तैनी काम था। फिर दिया है कि वे जामा मस्जिद के गड़ैया मोहल्ले के अकेले ही खानदानी नानबाई थे। यानी जो जामा मस्जिद थी उसके पास गड़ैया मोहल्ला है, उसमें वो अकेले ही नानबाई अर्थात तंदूरी रोटी बनाने के लिए कैसे थे, प्रसिद्ध, यानी सिर्फ वही काम करते थे। अब आता है आगे, नसरुद्दीन लेखिका की हर बात का जवाब मसीही अंदाज में दे रहे थे, इसलिए वह उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा है। यानी जो लेखिका वो जितने भी प्रश्न पूछ रही थी नसरुद्दीन से, मुल्ला नसरुद्दीन यानी मियां नसरुद्दीन से, तो वो सारे जवाब मसीही अंदाज में दे रहे थे, इसीलिए लेखिका ने उन्हें नानबाइयों का मसीहा कहा है। क्या किया, उससे प्रश्न पर प्रश्न पूछे तो उसका क्या हो गया, गुस्सा आ गया। तो लेखिका ने प्रश्न पूछने का विचार छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वह जो लेखिका थी वो मियां नसरुद्दीन से क्या है, उसके बादशाह के बारे में पूछ रही थी। तो उसे मियां नसरुद्दीन से ना तो बादशाह का पता था, ना उसके पकवान का नाम पता। ये पता था बादशाह था, लेकिन नाम पकवान का नाम नहीं पता था। तो फिर वो क्या करता, अपने बात टालने के लिए अपने कारीगर को भट्टी सुलगाने के लिए कह देता है। अब कथन के बाद का प्रसंग था कि लेखिका ने पूछा कि कारीगर आपकी शागिर्दी करते हैं, जिसके उत्तर में नसरुद्दीन ने बताया कि शागिर्दी ही नहीं, आदर भी करते हैं, कर मजदूरी भी देते हैं, 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की। यानी देखो, अब बात दूसरा प्रसंग, तो लेखिका ने उनसे कहा कि कारीगर आपकी शागिर्दी करते हैं, जिसके उत्तर में नसरुद्दीन कहते हैं नहीं, शागिर्दी नहीं करते बल्कि आदर करते हैं। अब आदर क्यों करते? कहते कि मैं आटा गूँथने का उनको मजदूरी के रूप में 2 रुपये देता हूँ और मैदा के लिए हम उन्हें 4 रुपये देते हैं। प्रश्न नंबर 5 इस प्रकार है, पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा है? यानी जो लेखिका है उसने मियां नसरुद्दीन को किस तरह से वर्णन किया कि उसका शब्द चित्र बन जाता है। तो चलो फिर इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे,
तो ये रहा उत्तर। मियाँ नसरुद्दीन नानबाइयों के मसीहा हैं। वे चारपाई पर बैठकर बीड़ी का मज़ा ले रहे थे। कई मौसमों की मार से पका चेहरा, आंसुओं में काइयाँ, भोलापन और परेशानी का मजे हुए कारीगर के तेवर, पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाकर बोलना उनके अनोखे रूप का परिचय देता है। इस तरह से लेखिका कृष्णा सोबती ने मियाँ नसरुद्दीन का सुंदर शब्दों में शब्द चित्र खींचा है। यानी देखो, शब्द चित्र का मतलब है कि लेखिका ने जो मियाँ नसरुद्दीन उनकी एक एक चीज़ का बारीकी से वर्णन किया। तो उन्होंने बताया कि वो क्या करे, चारपाई पर बैठे हैं, बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं, आंखों में काइयाँ, चेहरे पर भोलापन है ना, कारीगर के तेवर, पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाकर बोलना, अनोखे रूप में परिचय देना। तो इस तरह से जब वर्णन होता है तो क्या शब्द चित्र, यानी शब्दों से ही क्या होता है, चित्र, अर्थात इस तरह से वर्णन करना कि उसका चित्र सा बनता चला जाए हमारे मन में। जैसे चारपाई पर बैठकर बीड़ी का मज़ा लेना, तो हमारे मन में बिल्कुल चित्र बन जाता है कि मुल्ला मियाँ नसरुद्दीन बैठ गए हैं, बीड़ी पी रहे, मज़ा ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आता है आपका आगे का, तो पाठ के आसपास इससे संबंधित अब हम प्रश्न आपके सामने लाए हैं। अब आगे, तो आगे दिए हैं पाठ के आसपास, यानी पाठ के आसपास के प्रश्न। तो पाठ के आसपास के प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला दिया हुआ है कि मियाँ नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगीं, यानी मियाँ नसरुद्दीन की ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको अच्छी लगीं। तो प्रश्न के उत्तर इस प्रकार हैं। मियाँ नसरुद्दीन की निम्न बातें अच्छी लगीं। पहला, पंच हजारी अंदाज से बातें करना। दूसरा, बुजुर्गों की तारीफ़ करना। तीसरा, 56 तरह की रोटियां बनाने में कुशल। चौथा, बीड़ी पीने का अंदाज। देखो, ये हमने आपके सामने कुल 4 उनकी क्या वो बातें प्रस्तुत की जो हमें अच्छी लगी। आप इससे अधिक भी लिख सकते और वो बातें भी लिख सकते जो आपको अच्छी लगी हों। ठीक है, तो ये मेन हमने आपके सामने प्रस्तुत की हैं। अब आता है आपका प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा कुछ इस प्रकार से दिया है। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज़ होती है। यहाँ लेखिका ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? लिखिए। ये कहा गया कि लेखिका ने तालीम की तालीम यानी तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग किया। क्या ये कहा कि आप दूसरी बार आए तालीम के स्थान पर कोई दूसरा प्रयोग कर सकते हैं? तो उसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। तो तालीम का अर्थ है शिक्षा या पढ़ाई लिखाई। दूसरे तालीम का अर्थ है अनुसरण करना, यानी दूसरे का अर्थ, अनुसरण का अर्थ होता है जैसा दूसरा करे वैसा हम भी करें, ठीक, फॉलो करें। इस प्रकार लेखिका ने तालीम शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। किसी भी विषय की जानकारी के लिए शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। शिक्षा कैसे लेनी है उसकी जानकारी भी होना आवश्यक है, अतः शिक्षा की शिक्षा प्राप्त करने की जानकारी होना आवश्यक है। देखो, ये कहा गया कि हम कोई भी चीज़ सीखेंगे, उसे सीखने के लिए पहले हमें सीखना खुद आना चाहिए, यानी शिक्षा के लिए शिक्षा जरूरी है, ये कहा गया है। अब आता है प्रश्न नंबर तीसरा। मियाँ नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के हैं जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, ऐसा क्यों? तो देखो, ये कहा गया है कि जो मियाँ नसरुद्दीन है वो अपनी तीसरी पीढ़ी की जो खानदानी व्यवसाय उसको अपना रहे। ये कहा गया कि वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, ऐसा क्यों? तो हमें उत्तर लिखना पड़ेगा। उत्तर इस प्रकार के, वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, इसके कई कारण हैं। पहला, व्यक्ति पैसे को महत्व देने लगा है, यानी व्यक्ति पैसे को महत्व देने लगा है, इसलिए वो काम करता है जिसमें उसको पैसा अधिक मिलते हैं। दूसरा, तकनीकी शिक्षा के विकास होने के कारण, यानी वर्तमान में तकनीकी शिक्षा बढ़ गई है, इसलिए उन्होंने अपने पारंपरिक जो व्यवसाय उनको नहीं अपनाया। जीवन शैली को ऊपर उठाने के लिए, यानी अपना जीवन स्तर उठाने के लिए तो अधिक पैसा कमाना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने दूसरा काम शुरू करा है। फिर आता है चौथा, शिक्षा ने कई नए व्यवसायों के रास्ते खोल दिए, यानी शिक्षा ने और भी कई नए रास्ते खोल दिए, इसीलिए वो अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे। पांचवा, एकल परिवार को महत्व देने के कारण, पहले संयुक्त परिवार रहते थे, व्यवसाय अच्छे से कर लेते थे, अब एकल परिवार हो गए इसलिए इनको छोड़ना पड़ा है। ठीक है, अब फिर आता है आपका अंतिम और छठवां। तो छठवां दिया है,
संचार और यातायात सुविधाओं के कारण। वर्तमान में संचार और यातायात की सुविधाएं बढ़ गई, इसीलिए वो कहीं भी दूर जाकर व्यवसाय या नौकरी कर सकता है, इसीलिए उसने अपने पारंपरिक व्यवसाय को छोड़ दिया है। अब आता है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 दिया है कि मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो, यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी कीजिए। यानी जो जब लेखिका मियाँ नसरुद्दीन की दुकान पर जाती है तो लेखिका से मियाँ नसरुद्दीन क्या कहते हैं, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। उसे लगा कहीं अखबार वाले तो नहीं हैं, यह तो खोजियों की खुरापात है। वो सोचते हैं कि ये खुरापात ज़्यादा करते हैं। तो फिर ये कहा गया कि अखबार की भूमिका को देखते हुए आप इस पर टिप्पणी करें, यानी आपकी दृष्टि में अखबार कैसा है होना चाहिए। तो उसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, अखबार से संसार भर की जानकारियां आसानी से मिल जाती हैं। कभी कभी गलत और भ्रामक खबरों के छपने से समाज में समस्याएं पैदा हो जाती हैं। पत्रकार और संपादकों को ऐसी खबरों से बचना चाहिए। उन्हें सदैव समाज और देश को ध्यान में रखकर खबरें छापनी चाहिए। मियाँ नसरुद्दीन अखबार नवीस और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। निठल्ला का अर्थ होता है वैसे जो बिल्कुल खाली, यानी जिसके पास कोई काम ना वो करे। तो ये देखो यहाँ पर पूछा गया था कि अखबार आप अपनी भूमिका बताओ, तो हम यही कह सकते हैं कि अखबार के माध्यम से हम संसार भर की सारी जानकारियाँ सूचनाएं एक जगह पर हमें मिल जाती हैं आसानी से घर बैठे। और कभी कभी क्या होता है कि संपादकों और समाचार गलत खबरें छाप देते हैं, ऐसी खबरें छाप देते हैं जहाँ पर दो समुदायों में क्या हो जाती हैं, झगड़े भी हो जाते हैं। और कभी ऐसी खबरें छाप देते कि पूरे देश में संसार में भ्रम फैल जाती हैं। तो उसके कारण क्या होता है, समाज में अस्थिरता आ जाती है और समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसीलिए संपादकों को, समाचार पत्रों को, देश को, समाज को ध्यान में रखकर ही खबरें छापना चाहिए। ऐसी खबरें छापना चाहिए जिससे देश में किसी प्रकार की कोई मतभेद या समस्या उत्पन्न ना हो। तो ये अब आता है अगला प्रश्न। तो ये दिया पकवानों को जाने। अब इसका प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, पाठ में आए रोटियों के अलग अलग नामों की सूची बनाएं और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो चलो कर लेते हैं। उत्तर, रोटियों के नाम इस प्रकार हैं। तो पहली रोटी है बाकर खानी, दूसरी सीरमाल, तीसरी तापतान, चौथी बेसनी, फिर 5वीं खमीरी, 6वीं रुमाली, 7वीं गाव, 8वीं दीदा, 9वीं गाजेबान और 10वीं है तुनकी। तो ये कुछ क्या है जो रोटियों के नाम है ना। अब फिर उसके बाद आगे और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। फिर आगे दिया है कि तुनकी रोटी पापड़ से भी ज़्यादा महीन होती है और मैदा से बनाई जाती है। दूसरा दिया रुमाली रोटी मैदा से हाथ बनाते समय उछाली जाती है। यानी दोनों में ये अंतर, जो तुनकी बनाती है वो क्या होती है, बहुत पतली होती है, और ये क्या होती है, उछाल उछाल कर बनाते हैं। अब आता है भाषा की बात। तो भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। तो पहला दिया 3-4 वाक्यों में अनुकूल प्रसंग तैयार कर नीचे दिए गए वाक्यों का इस्तेमाल करें। यानी जो 3-4 वाक्य दिए गए इनका हमें क्या करें, वाक्यों में इस्तेमाल करना। कहने का मतलब ये कि 3-4 वाक्य हैं, उनको वाक्य में बनाना। तो पहला का पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाना। इसका उत्तर हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। तो उत्तर रहा ये का, मेरे गांव में कोई गाने बजाने वाला नहीं था। राम बाबू भैया थोड़ा बहुत गा बजा लेते थे तथा नाच भी लेते थे, जिससे पूरा गांव उनकी खूब प्रशंसा करता था। इस पर राम बाबू भैया पंच हजारी अंदाज से सिर हिलाते थे। तो ये देखो वाक्य दिया हमने, इसको वाक्य, इस वाक्य को क्या वाक्य में प्रयोग कर दिया। ऐसे आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। फिर आता है आपका प्रश्न नंबर खा। तो प्रश्न नंबर खा दिया, आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। इसका उत्तर क्या होगा, अतुल परीक्षा में अच्छे अंक पाने की प्रशंसा कर रहा था और अच्छे नंबर पाने के लिए की गई मेहनत के विषय में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। पहले तो मैं चुपचाप सुनता रहा, लेकिन जब उसने मेरे अंकों की बुराई की तो मैंने उसके सही अंक सबको बता दिए, जिस पर उसने अपनी आँखों के कंचे हम पर फेर दिए। तो देखो ये आँखों के कंचे हम पर फेर दिए, इस तरह से हमने इसको इस वाक्य में प्रयोग कर लिया। तो आप भी ऐसे ही दूसरा इस वाक्य को अपने भाषा में यानी सरल ढंग से भी प्रयोग कर सकते हो बनाकर। फिर आता है, अब आता है प्रश्न नंबर गा।
तो प्रश्न नंबर गा ये रहा आपके सामने दिया, आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। ये वाक है। अब इस वाक को हम वाक में कैसे प्रयोग करेंगे? उत्तर, मेवालाल एक अच्छे दुकानदार थे। उनकी किराने की दुकान उनके क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थी तथा पुत्र राहुल पटेल बीए की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। पिता की मृत्यु के बाद परिवार की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, जिसके कारण वह पढ़ाई छोड़कर आ बैठे उन्हीं के ठिए पर। तो ये आ बैठे उन्हीं की ठिए पर, इस वाक को हम ऐसे कहानी के रूप में क्या कर सकते हैं, वाक में प्रयोग कर सकते हो। आप चाहो तो इसी को लिख सकते, चाहें तो आप अपने मन से भी बना सकते हैं। अब आता है प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा इस प्रकार दिया है, बेटर बेटर देखना। यहाँ देखने के एक खास तरीके को प्रकट किया गया है। देखने संबंधी इस प्रकार के 4 क्रिया विशेषणों का प्रयोग करके वाक्य में बनाइए। यानी 4 क्रिया विशेषण दिए, इनको आपको क्या करना है, वाक्य में बनाना है। तो पहला उत्तर, 4 क्रिया विशेषण इस प्रकार हैं। पहला, इधर उधर देखना। तो उत्तर क्या होगा, इधर उधर देखने से सब जान जाएंगे। ऐसे वाक्य में क्या करेंगे, हम प्रयोग कर देंगे। ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा। तो दूसरा दिया है, चोरी चोरी देखना। वाक्य में प्रयोग करो। अमित परीक्षा में चोरी चोरी देखकर नकल कर रहा था। तीसरा, आगे पीछे देखना। सावधानी से आगे पीछे देखकर चलो। चौथा, छिप छिप कर देखना। चोर सिपाही को छिप छिप कर देख रहा था। तो ये क्या है, देखो क्रिया विशेषण, और आपको इसको वाक्य में प्रयोग करना है। ठीक है। तो ये बहुत सरल है, आपको समझ में आ गए होंगे और आसानी से कर भी लोगे। अब आता है प्रश्न नंबर तीसरा। नीचे दिए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। सामान्यतः इन वाक्यों को किस क्रम में लिखा जाता है, लिखें। यानी ये कहा है, जो नीचे दिए गए वाक्यों में अर्थ पर बल देने के लिए शब्द क्रम परिवर्तित किया गया है। अब इसको क्या करोगे, इन वाक्यों को क्रम में लिखा जाना। कहने का मतलब ये वाक्य जो ये दिए हैं, ये क्रम से नहीं दिया, आपको इनको क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न दिया, मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए। अब ये क्या क्रम में नहीं लिखा है, तो हम क्रम से लिखेंगे। उत्तर, मियाँ 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है, यानी क्रम से लगा दिया। फिर खा, आपका ये खा दिया हुआ है, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, इसको क्रम से लगा, थोड़ा वक्त निकाल लेंगे, ये हो गया शुद्ध। फिर गा दिया, दिमाग में चक्कर काट गई है बात, इसका उत्तर लिखेंगे, बात दिमाग में चक्कर काट गई है। फिर गा दिया, रोटी जनाब पकती है आँच से, तो इसका उत्तर लिखेंगे, रोटी आँच से पकती है जनाब। तो इस प्रकार से ये प्रश्न दिए थे, ये क्रम में नहीं है, बस हमें उत्तर को क्रम में लिखने थे। ठीक, ये हो गया आपके प्रश्न नंबर तीसरा पूरा। तो इस प्रकार से आपके सामने पाठ मियाँ नसरुद्दीन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, उसके प्रश्न उत्तर पूरे लेकर आए थे। मैंने प्रयास किया है कि हैंड राइटिंग में साफ, स्वच्छ और सरल भाषा में आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, कि जब हम कॉपी में या परीक्षा में प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो उसे अपनी भाषा में कैसे लिख सकते हैं, है ना। यानी वहाँ जरूरी नहीं कि पुस्तकी लेखन हो, आप तो अपनी सरल भाषा में लिखो, सबसे अच्छा तरीका है। और हमेशा कठिन मुश्किल शब्दों से बचें, यानी हम कभी कठिन या मुश्किल शब्द का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि उससे अशुद्ध हो जाता है, इसलिए अशुद्धियाँ आती हैं। तो आप क्या करोगे, सरल भाषा का, सरल वाक्यों का, सरल शब्दों का ही प्रयोग करें। अगर इस पाठ से संबंधित किसी प्रकार का कोई और प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि ये आपको प्रश्न उत्तर कैसे लगे। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।